उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। बहुतेक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है, वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है, तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया, तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुक्लम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। किसानों की शक्ति से ही तो हमारा जीवन, हमारा समाज चलता है। हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंग बिरंगे बनते हैं। हमारे अन्नदाता को, किसानों की जीवनदायिनी शक्ति को वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात अन्नदाता को नमन है, किसान को नमन है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवाल आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण
मेरे छोटे छोटे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मंथन किया, चिंतन किया। मेरे लिए ये बहुत सुखद था, लाभकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। साथियों, खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि खिलौनों के संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेस्ट टॉय वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलौना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पूरा करें। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कल्पना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने और खेल बनाया करते थे। लेकिन एक दिन बचपन के उन मौज मस्ती भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया। हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुंदर सा विदेशी खिलौना लेकर आ गया। खिलौनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज्यादा खिलौने पर रह गया। हर किसी के आकर्षण का केंद्र खेल नहीं रहा, खिलौना बन गया। जो बच्चा कल तक सबके साथ खेलता था, सबके साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूब जाता था, वो अब दूर रहने लगा। एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैठ गया। महंगे खिलौने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सीखने के लिए भी कुछ नहीं था। यानी कि एक आकर्षक खिलौने ने एक उत्कृष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुरझा दिया। इस खिलौने ने धन का, संपत्ति का, जरा बड़प्पन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रिएटिव स्पिरिट को बढ़ने और संवरने से रोक दिया। खिलौना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया और बच्चे का खिलना भी खो गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के बचपन को बाहर लाएं, उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां की विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री
7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं। ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। अब जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीमान सीवी राजू है। उनके गांव के अति कोप्पका टॉयज एक समय में बहुत प्रचलित थे। इनकी खासियत ये थी कि खिलौने लकड़ी से बनते थे, और दूसरी बात ये कि इन खिलौनों में आपको कहीं कोई एंगल या कोण नहीं मिलता था। ये खिलौने हर तरफ से राउंड होते थे, इसलिए बच्चों को चोट की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सीवी राजू ने एतिकोप्पका टॉयज के लिए अब अपने गांव के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरह से नया मूवमेंट शुरू कर दिया है। बेहतरीन क्वालिटी के एतिकोप्पका टॉयज बनाकर सीवी राजू ने स्थानीय खिलौनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है। खिलौनों के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है कि हाँ, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है, लेट द गेम्स बिगिन। तो चलो खेल शुरू करते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉयज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और ये अवसर भी है। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है। और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। इस महीने की शुरुआत में देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। करीब 7,000 एंट्रीज आई
उसमें भी करीब करीब 2/3 ऐप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के रिजल्ट्स देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। काफी जांच परख के बाद अलग अलग कैटेगरी में लगभग 2 दर्जन ऐप्स को अवार्ड भी दिए गए हैं। आप जरूर इन ऐप्स के बारे में जानें और उनसे जुड़े। हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेरित हो जाए। इनमें एक ऐप है कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप। ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरेक्टिव ऐप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बात बात में ही बच्चे मैथ साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज भी हैं, खेल भी हैं। इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है। इसका नाम है कू, KOO कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह चिंगारी ऐप भी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। एक ऐप है आस्क सरकार। इसमें चैटबॉट के जरिए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो तीनों तरीकों से। ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है। एक और ऐप है स्टेप सेट गो। ये फिटनेस ऐप है। आप कितना चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, ये सारा हिसाब ये ऐप रखता है और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है। मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। कई और ऐप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है। कई बिजनेस ऐप्स हैं, गेम्स के ऐप्स हैं, जैसे इज इक्वल टू बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, FTC टैलेंट। आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें। आपके प्रयास आज के छोटे छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। और आप ये मत भूलिए कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती है ना, वे भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। प्रिय देशवासियों, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाए, अपना सामर्थ्य दिखा पाए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों के पोषण के लिए भी उतना ही जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। और पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। आपको आयरन, कैल्शियम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं, ये सब न्यूट्रिशन के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो,
उनमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने, इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है। पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ के दौरान माय गॉव पोर्टल पर एक फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मीम कंपटीशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। साथियों, अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का अवसर मिला होगा और कोविड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का अवसर मिलेगा, तो वहाँ एक यूनिक प्रकार का न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है। खेल खेल में ही न्यूट्रिशन की शिक्षा आनंद प्रमोद के साथ वहाँ जरूर देख सकते हैं। साथियों, भारत एक विशाल देश है। खान पान में ढेर सारी विविधता है। हमारे देश में 6 अलग अलग ऋतुएं होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग अलग चीजें पैदा होती हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर क्षेत्र के मौसम, वहाँ के स्थानीय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सब्जियों के अनुसार एक पोषक न्यूट्रिएंट रिच डाइट प्लान बने। अब जैसे मिलेट्स, मोटे अनाज, रागी है, ज्वार है, ये बहुत उपयोगी पोषक आहार है। एक भारतीय कृषि कोष तैयार किया जा रहा है। इसमें हर एक जिले में क्या क्या फसल होती है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी। ये आप सबके लिए बहुत बड़े काम का कोष हो सकता है। आइए, पोषण माह में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें। प्रिय देशवासियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिलचस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षा बलों के 2 जाबाज किरदारों की। एक है सोफी और दूसरी विदा। सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है, और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। सोफी और विदा को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान हैं, डॉग्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। कितने ही बम धमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिशों को रोकने में ऐसे डॉग्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉग्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने को मिला। कई किस्से भी सुने। एक डॉग बलराम ने 2006 में अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारूद खोज निकाला था। 2002 में भावना ने आईईडी खोजा था। आईईडी निकालने के दौरान आतंकियों ने विस्फोट कर दिया और श्वान शहीद हो गए। 2-3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ का स्निफर डॉग क्रैकर भी आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भावुक करने वाला दृश्य देखा होगा, जिसमें बीड़ पुलिस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से ज्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। डॉग की डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू मिशंस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने ऐसे दर्जनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया है। कहीं भूकंप आने पर, इमारत गिरने पर, मलबे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। साथियों, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है,
ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पीपराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। पिछले कुछ समय में आर्मी, सीआईएसएफ, एनएसजी ने मुधोल हाउंड डॉग्स को ट्रेन करके डॉग स्क्वाड में शामिल किया है। सीआरपीएफ ने कोम्बाई डॉग्स को शामिल किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी भारतीय नस्ल के डॉग्स पर रिसर्च कर रही है। मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बेहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके। आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए। आप इनकी खूबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है, तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। मेरे प्रिय देशवासियों, कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाएंगे। हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो हमें अपने किसी न किसी शिक्षक की याद अवश्य आती है। तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती रख दी है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें, ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है, जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथियों, और विशेषकर मेरे शिक्षक साथियों, वर्ष 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। स्वतंत्रता के पहले अनेक वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इस दौरान देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण न्योछावर न किए हों, अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो। ये बहुत आवश्यक है कि हमारी आज की पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी आजादी की जंग, हमारे देश के नायकों से परिचित रहे, उसे उतना ही महसूस करें। अपने जिले से, अपने क्षेत्र में आजादी के आंदोलन के समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन शहीद हुआ, कौन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा, ये बातें हमारे विद्यार्थी जानेंगे तो उनके व्यक्तित्व में भी इसका प्रभाव दिखेगा। इसके लिए बहुत से काम किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे शिक्षकों का बड़ा दायित्व है। जैसे आप जिस जिले में हैं, वहाँ शताब्दियों तक जो आजादी का जंग चला, उन आजादी के जंग में वहाँ कोई घटनाएं घटी है क्या, इसे लेकर विद्यार्थियों से रिसर्च करवाई जा सकती है। उसे स्कूल के हस्तलिखित अंक के रूप में तैयार किया जा सकता है। आपके शहर में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा कोई स्थान हो तो छात्र छात्राओं को वहां ले जा सकते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थी ठान सकते हैं कि वो आजादी के 75 वर्ष में अपने क्षेत्र के आजादी के 75 नायकों पर कविताएं लिखेंगे, नाट्य कथाएं लिखेंगे। आपके प्रयास देश के हजारों लाखों अनसंग हीरोज को सामने लाएंगे, जो देश के लिए जिए, जो देश के लिए खप गए, जिनके नाम समय के साथ विस्मृत हो गए। ऐसे महान व्यक्तित्वों को अगर हम सामने लाएंगे, आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तब मैं मेरे शिक्षक साथियों से जरूर आग्रह करूंगा कि वे इसके लिए एक माहौल बनाएं, सबको जोड़ें और सब मिलकर के जुट जाएं। मेरे प्रिय देशवासियों, देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है,
इसकी सफलता सुखद तभी होगी जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो, इस यात्रा का यात्री हो, इस पथ का पथिक हो। इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हम मिल करके कोरोना को पूरी तरह से हराएं। कोरोना तभी हारेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पीएम मोदी की 68वीं बार मन की बात आप सभी ने सुनी और पीएम मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की बात कही। साथ ही साथ देश के युवाओं पर पीएम मोदी ने पूरा भरोसा जताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।